आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो आपके सामने जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया भी है, आप देख भी रहे हैं। किडनी का एक स्ट्रक्चर दिया गया भी है और उसमें एक सिंपल किडनी का यह स्ट्रक्चर है। और आप सभी को पता भी होगा कि किडनी का जो मेन सेंस, जैसे हम किडनी लेते भी हैं तो हमारे दिमाग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड बातें सामने आपको आती भी है। अब क्वेश्चन ये डिपेंड करता भी है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन या किडनी का हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में क्या रोल आपको होता भी है। आपको जानकारी होनी भी चाहिए या होगी भी कि एक्सक्रीशन का मतलब यही होता भी है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होते भी हैं उन्हीं का बॉडी के बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता भी है। और वो कोई भी वो पार्ट या कोई भी वो ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होता भी है उसी को ही हम यहाँ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जानते भी हैं। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम लोग की बॉडी के अंतर्गत जो मेन प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम किडनी है। और किडनी को देखा भी जाए तो दूसरे निक नेम के हिसाब से इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम आपके डायग्राम में लिखा हुआ भी है, जिसको हम यहाँ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से आप जानते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन इसलिए बोला जाता भी है क्योंकि जो हम लोग की जो किडनी होती है वो एक तरफ से कवर्ड होती है और एक तरफ से अनकवर्ड होती है। और अगर इसकी पोजीशन की हम बात करें, हम लोग की बॉडी के अंतर्गत किडनी की जो एक्चुअल पोजीशन होती भी है वह T12 और L3 के बीच में आपको आइडेंटिफाई होता है। T का मतलब होता है थोरैसिक और L का मतलब होता है लंबर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 33 वर्टिब्राe होती है, कोशिकाएं होती भी हैं, उसके आधार पर ही ये पूरी पोजीशन आपको इंडिकेट किया गया भी है। आप सबको पता भी होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट होती है जिसको हम यहाँ नेफ्रॉन के नाम से आप जानते भी हैं, जिसको हम यहाँ दूसरे नाम यूरिनोफेरस कार्पसल के नाम से भी आप उसको इंडिकेट कर सकते भी हैं। और नेफ्रॉन की ओरिजिन या नेफ्रॉन का डेवलपमेंट कैसे हुआ भी है उसके आधार पर अलग अलग नेफ्रॉन या किडनी को इंडिकेट करते हैं, जैसे कोनेफ्रस किडनी, मेसोनेफ्रस किडनी, ऑफिसोनेफ्रस किडनी और मेटानेफ्रस किडनी। अगर हम मेटानेफ्रस किडनी की बात करें, हम मेटानेफ्रस किडनी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत जो किडनी पाई जाती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कहने का सेंस यही है कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेटानेफ्रस टाइप किडनी पाई जाती है, इसका सीधे सीधे मतलब यही हुआ कि ऐसी किडनी जिसके पास नेफ्रॉन से रिलेटेड जितने भी पार्ट होने चाहिए वो सब आपको पाए जाते भी हैं। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मैलपिगियन कार्पसल और दूसरे को नाम हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। अगर मैलपिगियन कार्पसल की बात करें तो उसके अंतर्गत बोमेन कैप्सूल का नाम आता भी है। और बोमेन कैप्सूल का जैसे आप नाम लेंगे वह यू शेप के फॉर्म में आपको आता है और उसके अंतर्गत जो एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उनको हम या पोडोसाइट सेल के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। वहीं पर अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस का जो एक्चुअल जो रोल आपको होता भी है, जब हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन के अंतर्गत ग्लोमेरुलस का इस्तेमाल होता है क्योंकि वहीं पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इस्तेमाल होता है, जिसकी हम लोग की बॉडी के अंतर्गत 125 ml पर मिनट के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई होता है। अगर हम ट्यूब्यूल की बात करें तो उस ट्यूब्यूल में बेसिकली कुछ कॉमन नाम जो आप इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, आपके सामने ये नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें आप अगर ट्यूब्यूल की बात करें तो पीसीटी लगा हुआ है। पीसीटी का पूरा फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्या, जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के साथ कोई भी वो ट्यूब्यूल जो डायरेक्ट अटैच होता है उसी को ही हम यहाँ पीसीटी के नाम से आप जानते हैं। पीसीटी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके पास ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं विथ माइक्रोविलाई के साथ। और जब माइक्रोविलाई पाए जाएंगे तो सरफेस टेंशन की पूरी कंडीशन या कह सकते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ पीसीटी में लगभग 70 से 80% तक वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी आपको होता है। उसके साथ साथ हम लोग की बॉडी के अंदर जितने भी आप कह सकते भी हैं लगभग वेस्ट मटेरियल को छोड़ करके, वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन वेस्ट को छोड़ करके जितने भी और भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे वह ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू आपको रीएब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा जितने भी सब चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल जितने भी होते भी हैं, वह सब ऑस्मोसिस के पैटर्न पर या डिफ्यूजन के आधार पर वो आपको एब्जॉर्ब होते भी हैं। वही आप देख रहे हैं दूसरा आपके सामने लिया हुआ है हेनले लूप। हेनले एक्चुअल नाम है
और ह्यूमन बीइंग में अगर कहा जाए तो हेनरी लूप काफी लंबा होता है। लंबा होने के पीछे जो मेन रीजन है वह हाइपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। उसमें भी आप देख रहे हैं हेनरी लूप में बेसिकली 3 पार्ट आपके सामने है। एक ऐसा टिब्यूल का पार्ट जो नीचे आ रहा है उसको हम यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब के नाम जानते हैं, जो कि काफी थिन होता है, पतला होता है। और इसके बाद जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वह इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी हमारे बॉडी में जो आयंस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, उन सब के लिए इम्परमेबल है। वहीं पर जो यू शेप के फॉर्म में जो हेनरी लूप पाया जाता है उसको हम यहाँ वासा रेक्टा के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। कोई भी ऐसा टिब्यूल जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम यहाँ असेंडिंग लिम्ब, वो भी बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थिन होता है। इसके पास आप देख रहे हैं इम्परमेबल टू वाटर की पूरी प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई है। उसके बाद आप देख रहे हैं असेंडिंग लिम्ब की 2 प्रॉपर्टी है। एक आपको जो थिन होता है जिसमें इम्परमेबल टू वाटर होता है, और जो थिक की पूरी कंडीशन आपको आइडेंटिफाई होती है। जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है वो डीसीटी के पास जा रहा है। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कैरोटिड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है वो पार्ट, वो ट्यूब्यूल जो बोमेन कैप्सूल से काफी दूर हो। अगर एक्चुअली हिंदी में अगर उसकी मीनिंग दिया जाए तो डिस्टल का मतलब यही होता है फार अवे। फार अवे का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर हो, उसी को ही हम यहाँ डीसीटी के नाम जानते हैं। आप देख रहे हैं डीसीटी के पास एक बॉन्ड बना हुआ है जिसका नाम जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स के नाम से आप जानते भी हैं। इस ऑपरेटर की विशेषता यह होती भी है, आप देख रहे हैं डीसीटी और अफरेंट आर्टेरियोल के बीच में यह बॉन्ड पाया जाता भी है, और इस बॉन्ड में रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे होता है, जिसकी वजह से हमारे आपकी बॉडी के अंतर्गत यूरिन का जो वैल्यूम होता है वो बैलेंस होता है। इसको मोटिवेट करने के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड को मोटिवेट करता है, और पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड के पीछे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड को हम यहाँ न्यूरोहाइफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। उससे एक रिस्पेक्टिव हार्मोन निकलता है जिसका नाम एडीएच है, जिसको हम यहाँ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से आप जानते हैं। इस हार्मोन की विशेषता यह होती भी है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत वाटर के वैल्यूम को बैलेंस करता है। अगर इसका लेवल कम हो गया, हाइपोसेक्रेशन हो गया, इससे बीमारी होती है जिसको हम यहाँ डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से अधिक मात्रा में जो यूरिन होता है वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता भी है। तो हमारी बॉडी के अंतर्गत एडीएच हार्मोन जो है वो वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता भी है, और इसी की वजह से हम यहाँ इसको फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता भी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जितने भी आप कह सकते हैं जो भी पार्ट जो हमारे बॉडी के लिए इसका कोई विशेष यूज नहीं होता है, वो सभी जो चीजें हैं वो बॉडी के बाहर आपको निकल जाती हैं। इसी के अंतर्गत एक नाम आपको मिलेगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको ANF के नाम से भी आप जानते भी हैं, जिसकी वजह से हालांकि ये जो फैक्टर होता भी है वो सीधे सीधे हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आर्किल पार्ट होता है उस आर्किल पार्ट से रिलीज होता भी है, और उसकी वजह से ही हमारी बॉडी के अंतर्गत यूरिन का जो वैल्यूम है ये भी आपको बैलेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको नेफ्रॉन या उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में इंडिकेट किया गया है। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि एक किडनी नॉर्मल किडनी है, और नॉर्मल इंसान ह्यूमन बीइंग में जो किडनी पाई जाती भी है उसमें जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 10⁻⁶ के आसपास है। इसमें आप देख रहे हैं पिरामिड है जो कि कई बार कंपटीशन के लिए पुटअप भी किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 2 से 6 नंबर के केस में आपको आइडेंटिफाई है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि लगभग जितने पिरामिड है और उसके पास आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इनके बीच के पार्ट को हम यहाँ रिनाल कॉलम ऑफ बायोटिन के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही तक चीज है। नेक्स्ट वीडियो में बॉडी के अंतर्गत कैसे कैसे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्निथिन साइकिल कैसे होता भी है, डीएमिनेशन क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आपको नोटिस कराया जाएगा।